मेरा नाम सुमेरा है। मैं अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आते थे क्योंकि उनके होते हुए कभी मुझे प्यार की कमी नहीं हुई थी। वैसे तो मुझे मेरे भैया भी बहुत प्यार करते थे। भैया का नाम असद था। मैं उनसे उम्र में 4 साल छोटी थी, लेकिन जब से मेरी भाभी घर में आई थी उन्हें मेरे और भैया के प्यार से बहुत जलन महसूस होती थी। भैया शुरू से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भाभी के आने के बाद जब भैया ने भाभी के जैसा सामान ही मुझे ला कर देना शुरू कर दिया तो भाभी का मूड खराब हो जाता था, मगर भैया कहते थे कि मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, तुम मेरी बीवी हो और सुमेरा मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं दोनों के लिए एक जैसा ही सामान लेकर आ जाता हूँ। भैया ने हमेशा से ही भाभी से कहा हुआ था कि मेरी बहन के साथ कभी कोई गलत करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, बस भाभी इस बात से थोड़ी दबी हुई सी रहती थी। मेरे भैया बहुत अच्छे थे। भाभी का नाम आमना था। भाभी और भैया की लव मैरिज हुई थी। भैया ने उन्हें खुद पसंद किया था और मुझे मेरी दादी के साथ रिश्ता लेकर भेज दिया था। भैया भाभी का रिश्ता लगने के 6 महीने बाद ही दादी भी इस दुनिया से चली गई थी, जबकि मेरे माँ बाप का 7 साल पहले इंतकाल हो चुका था। मामा बाबा के मरने के बाद भैया ने मुझे बहुत प्यार दिया था। मुझे अपनी भाभी से भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन भाभी ने मेरी किसी भी उम्मीद को पूरा करके नहीं दिखाया। हाँ, मगर वो इतनी भी बुरी नहीं थी। फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे गुजर ही रही थी। मेरे भैया ने मुझ पर कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। हम अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। मेरे भैया की नौकरी बहुत अच्छी थी। भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता था और मैं भी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए भैया ने घर में नौकर रखे हुए थे। हमारे घर में एक नौकर और 2 नौकरानियां काम करती थी। हमारे घर के सामने एक नया करियाना स्टोर खुला था। सुना था कि उस लड़के ने अपने घर में ही करियाना स्टोर खोल लिया है, क्योंकि वो घर काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ था। उस घर का मकान मालिक किसी और दूसरे मोहल्ले में रहता था। उस लड़के ने उस घर को भी खरीद लिया था और उसने बड़ा सा करियाना स्टोर खोला था। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। मैं ज्यादातर घर में बोर होती रहती थी, इसलिए अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो जाती थी और बाहर का नजारा देखती रहती थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मेरी मामू की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मेरा घर से निकलना बहुत ज्यादा हो रहा था। एक दिन मेरी नजर उस करियाना स्टोर वाले लड़के पर चली गई। वो तो बहुत ही अच्छा था। ना जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। मैं अक्सर खिड़की से उसे देखा करती थी। वो मोहल्ले के कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था। उनको अपनी दुकान से निकाल कर ब्रेड दे दिया करता था, इसलिए सुबह सवेरे उसके किराने स्टोर के बाहर ही कुत्तों का झुंड खड़ा हो जाता था और जब वो उन्हें ब्रेड खिला दिया करता था वो कुत्ते खामोशी से वहां से चले जाते थे। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद थे जो ज्यादातर लोगों की मदद किया करते हैं। मैंने देखा था कि उस लड़के के किराना स्टोर पर बहुत सारे भीख मांगने वाले लोग भी आया करते थे। वो उनको भी खाली हाथ कभी नहीं जाने देता था। मैं उसे देखती रहती थी और दिल ही दिल में उसे देखकर मुस्कुराती रहती थी। एक दिन मैं उसे खिड़की से बड़े गौर से देख रही थी जब अचानक उसकी नजर मुझ पर चली गई। मैं उसे देखकर फौरन से खिड़की से हट गई थी। फिर उसके बाद से वो नोटिस करने लगा था कि मेरी नजर उस पर ही रहती है। वो कभी कभी देखकर मुझे मुस्कुराया भी करता था। मैं घर से बाहर निकलती तब भी वो मुझे बड़ी गौर से देखता था। शादी के दौरान मैं घर से तैयार होकर ही निकल रही थी और फौरन भैया की गाड़ी में बैठ जाती थी। तब तक हमारी गाड़ी उसकी दुकान को पार करके आगे बढ़ जाती। तब तक वो लगातार मुझे देखता ही रहता था और मुस्कुराता रहता था। ना जाने ऐसा क्यों था, क्यों मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, क्यों मैं उसे पसंद करने लगी थी। क्या वो भी मुझे पसंद करता था? आखिर वो मुझे देखकर क्यों मुस्कुराता था और मैं भी उसे देखकर क्यों शर्मा जाती थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहते थे। उसका नाम साद था। हमारे घर के राशन का जितना भी सामान आता था वो उसके ही करियाना स्टोर से आता था, क्योंकि उसका करियाना स्टोर काफी बड़ा था। वैसे तो मैं ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हमारे घर में जो नौकरानियां थी, रुकैया और परवीन, वो दोनों मेरी ही उम्र की थी। भैया ने रुकैया को भाभी के कामों के लिए लगाया हुआ था और परवीन को मेरे कामों के लिए। परवीन ज्यादातर मेरे साथ रहती थी, मेरे सारे काम काज किया करती थी, जबकि रुकैया भाभी के साथ रहती थी। भाभी ने तो उससे अपनी छोटी बहन बना लिया था। वो तो उसके साथ हमेशा मार्केट जाती रहती थी। भैया भाभी की शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशी दी। तब से और भाभी को रुकैया का सहारा मिल गया था, क्योंकि रुकैया उनके बच्चे की देखभाल किया करती थी और भाभी को जहाँ जाना होता वो रुकैया को लेकर चली जाती थी। हमारे घर का नौकर शकील, जो पंजाब के एक छोटे से गाँव से आया था, वो बहुत ही अच्छा लड़का था। घर से बाहर के जितने भी काम होते थे वो सारे काम किया करता था। यहाँ तक कि दोपहर के वक्त भैया के ऑफिस में लंच भी वही देकर आता था। घर में पकने के लिए सब्जियां भी वही लेकर आता था। जिंदगी बस इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन मैं खिड़की में खड़ी हुई थी जब मुझे परवीन ने देख लिया। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि बाजी, खिड़की में खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि मैं सारा दिन बोर होती रहती हूँ, मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते। उनका कहना है कि ज्यादा सहेलियों से मेल जोल रखने की जरूरत नहीं है और मैं खुद भी ऐसी नहीं हूँ जो आवारा लड़कियों की तरह घर से बाहर फिरूं। मुझे अपने घर में ही बहुत सुकून मिलता है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, घर में कोई लैंडलाइन नंबर भी नहीं है जिससे अपनी किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लिया करूं। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ, जिससे बातें कर लेती हूँ, जिसके साथ काम में हाथ बटा देती हूँ। वो मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगी कि जी ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि आप खिड़की से बाहर झांक कर क्यों मुस्कुरा रही थी? मैंने कई बार नोटिस किया है, आप किसी को देखती हो या फिर किस बात पर मुस्कुराती हो? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने कहा किसी को नहीं, बस ऐसे ही बाहर देखती हूँ कि बाहर की दुनिया कितनी हसीन है। बस यही सब देखकर अपने ही दिल में मुस्कुराती रहती हूँ। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं और साद एक दूसरे को सिर्फ नजरों से ही जानते थे। मैं तो उसका नाम भी जानती थी, पता नहीं वो मेरा नाम भी जानता था या नहीं। बाकी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी।
एक दिन रात का वक्त था जब भैया घर आए और हम सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। बातों ही बातों में भैया ने बताया कि पड़ोस वाले शौकत के घर से हम सब लोगों का इनविटेशन आया है, हम सब लोगों को वहां पर जाना है। भाभी कहने लगी कि क्या है उनके घर पर। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ बेटा हुआ है, वो अपनी बेटी की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घर से सब लोगों का जाना बहुत जरूरी है। शौकत का घर हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही बना हुआ था और वो लोग अपना फंक्शन भी घर में ही कर रहे थे। भाभी ने कहा कि फंक्शन किस दिन है। भैया कहने लगे कि परसों है। भाभी ने कहा कि परसों हम लोग कैसे जा सकते हैं, आपको पता है ना कि परसों हम लोगों को मेरी बहन की एंगेजमेंट में जाना है, तो फिर हम शौकत के यहाँ कैसे जा सकते हैं। भैया हाथ रोककर सोच में लग गए थे कि अब क्या होगा। शौकत के घर जाना भी तो जरूरी है, आखिरकार वो हमारे पड़ोसी हैं, और भाभी की बहन की एंगेजमेंट में जाना भी जरूरी है, आखिरकार वो भैया की साली है। भैया यही सब सोच रहे थे। इतने में भाभी ने भैया से कहा कि तुम क्यों इतना सोच रहे हो, मुझे तो अपनी बहन की एंगेजमेंट में ही जाना है और आपको भी मेरे साथ चलना है। ऐसा करते हैं कि शौकत के यहाँ सुमेरा परवीन के साथ चली जाएगी, मुन्ने की वजह से मैं रुकैया को अपने साथ ले जाऊंगी और आप भी हमारे साथ एंगेजमेंट में चलना। इस तरह शौकत के यहाँ भी कोई ना कोई चला जाएगा और मेरे घर भी। भैया को भाभी का ये आइडिया ठीक लगा था, मगर मैंने भाभी से बोल दिया था कि भाभी आप तो जानती हो कि मैं अकेली कहीं नहीं जाती, मैं वहाँ अकेले कैसे जा सकती हूँ। भाभी कहने लगी कि अरे तुम अकेली कब हो, तुम्हारे साथ परवीन जाएगी ना, और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना वहाँ 2-3 दिन के लिए रहने जाना है, थोड़ी देर के लिए चली जाना, खाना खाना और वहाँ 2-3 लोगों से थोड़ी बहुत देर बातचीत करना, उसके बाद घर आ जाना। भैया कहने लगे कि हाँ सुमेरा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें आस पड़ोस के लोगों से भी अपने ताल्लुक कमजोर नहीं करने चाहिए। परवीन ने मुझे इशारे से कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। 2 दिन बाद मैं और परवीन पड़ोस के घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। अब उन्होंने इतनी चाहत से बुलाया था तो मैं भी इनकार नहीं कर सकी थी। भैया भाभी भी एंगेजमेंट में जाने के लिए तैयार हो गए थे। शौकत अंकल के घर मैं और परवीन चले गए थे। वहां जाकर हमें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ था। शौकत अंकल की वाइफ और बहनें मुझसे बहुत अच्छे से बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उनके बेबी के लिए गिफ्ट भी दे दिया था। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। मैं और परवीन खाना खा रहे थे जब अचानक मेरी नजर साद पर गई। वो भी वहां पर इनवाइट था और खाना खा रहा था। मैं तो उसे देखकर उछल पड़ी थी। आज मैंने उसे अपने बहुत करीब से देखा था, वो सच में बहुत अच्छा था। उसने भी जब मुझे देखा तो वो मुझे देखकर खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इशारे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वहां पर ज्यादा लोग होने की वजह से मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं भी तो उससे दिल ही दिल में मोहब्बत कर रही थी। उस दिन तो हम लोग शौकत अंकल के घर से वापस आ गए थे, मगर मैं बहुत खुश थी। हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही भैया भाभी भी घर के अंदर दाखिल हुए। मैं भाभी को खुश होकर बता रही थी कि मुझे उनके घर जाकर बहुत अच्छा लगा। भाभी ने ना जाने क्यों मुझे चौंक कर देखा था। भाभी कहने लगी कि आज तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। मैंने भाभी के इस सवाल पर अपनी खुशी थोड़ी कम की थी। भाभी ने कहा कि आज से पहले तो मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा, और ना ही तुम पड़ोसियों या फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाकर इतना खुशी खुशी वापस आती हो। आखिर क्या बात है। मैंने कहा कि भाभी नहीं, कोई बात भी नहीं है, बस ऐसे ही। मैं भाभी से ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। कुछ दिन गुजरे कि रुकैया और परवीन अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आखिर तुम लोग अपने गांव क्यों वापस जाना चाहती हो, यहीं पर रहो ना। तुम लोग यहाँ रहती हो तो घर के काम कितने हल हो जाते हैं। वो कहने लगी कि बाजी आप किसी और को नौकरी पर रख लो। रुकैया और परवीन एक ही गाँव की रहने वाली थी और आपस में कजिन्स थी। रुकैया का रिश्ता तय हो चुका था। रुकैया की वजह से ही परवीन यहाँ पर नौकरी करती थी, क्योंकि वो दोनों बचपन की सहेलियां भी थी। लेकिन अब परवीन ने भी रुकैया के साथ जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही यहाँ पर आई थी। भाभी ने भी उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की। रुकैया की तो शादी होने वाली थी, लेकिन परवीन यहाँ अकेली नहीं रहना चाहती थी। वो दोनों भैया से अपनी सैलरी लेकर अपना सामान बांधकर अपने गाँव वापस चली गई थी। इधर घर में मैं परवीन के बिना बड़ा अकेलापन महसूस करती थी। बस अब मैं अकेले कमरे में बैठी रहती थी और बार बार मेरा ध्यान साद के ऊपर जाता रहता था। साद के वही इशारे जो वो मुझे शौकत अंकल के यहाँ कर रहा था, मैं उसी के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराती रहती थी। कई बार भाभी भी कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे किसी काम के लिए आवाज दी थी, तो मैं साथ के ख्यालों में खोई हुई थी। भाभी ने मुझे झंझोड़ा और कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अकेले बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो। मैं घबरा गई। मैंने कहा भाभी क्या हुआ है। वो कहने लगी कि मैंने कहा कि 2 कप चाय बना दो, तुम भी पी लेना और मैं भी। जब से वो दोनों लड़कियां गई हैं घर के काम में बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकने लगी। कहने लगी कि अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ खोई रहती हो। मैंने भाभी को टालने की बहुत कोशिश की। वो कहने लगी कि देखो सुमेरा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन के जैसा ही समझा है। मेरे लिए तुम मेरी सगी बहन जैसी हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है या जिससे तुम उलझन का शिकार हो, उसे तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, क्योंकि जब से तुम शौकत अंकल के घर से आई हो मुझे तुम्हारे अंदाज बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। आखिर वहाँ ऐसा भी क्या हुआ था। भाभी मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा कि जी भाभी, क्यों नहीं, जरूर ऐसा ही होगा। आप भी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन के जैसी ही हैं। कोई भी बात हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैंने भी भाभी के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा था। उसके बाद मैं किचन में चली गई और भाभी और अपने लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने देखा कि शकील भैया भी दरवाजे पर बैठे थे। मैंने उनसे भी चाय का पूछा और उनको भी 1 कप चाय दे दी थी।
अब मैं और भाभी ही किचन में काम कर रहे थे। भाभी ने भैया को बोल दिया था कि नौकरानी का बंदोबस्त कर लें और हर बार की तरह 2 नौकरानियों का ही बंदोबस्त होना चाहिए क्योंकि घर के काम बहुत ज्यादा हैं। भाभी को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए भी एक अलग से एक नौकरानी की जरूरत है, लेकिन अभी नौकरानी का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए भाभी और मुझे मिलकर घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। मैं तो खामोशी से घर के काम कर लिया करती थी, मगर भाभी काम करते करते बहुत गुस्सा होती रहती थी। मुझे भाभी से अब डर लगने लगा था क्योंकि वो मेरे कमरे में बार बार किसी न किसी काम के लिए आती रहती थी। इसीलिए मैं कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद ही खिड़की में खड़े साद को देखती थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मुझे साद से मोहब्बत हो गई है, मगर मैं उसकी मोहब्बत को ज्यादा दिनों तक छुपा कर नहीं रख पाई थी। उसकी मोहब्बत मेरी आंखों में दिखाई देने लगी थी। मेरी बातों में खुद ब खुद उसका जिक्र होने लगा था। भाभी का ध्यान फिर से मेरी तरफ हो चुका था। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, दूध उबल उबल कर बह गया है। भाभी कहने लगी कि देखो तुमने क्या हाल कर दिया है, दूध उबल कर सारा बाहर आ गया, सारा किचन गंदा हो गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता है, तुम तो मुझे बिल्कुल दीवानी लगने लगी हो। मैं दूध रखकर चूल्हे पर साद के ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि बिल्कुल भूल गई थी मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ है। भाभी ने मुझे झंझोड़ते हुए ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला था। भाभी मुझे ढेर सारी बातें सुना रही थी, साथ ही साथ ये भी कह रही थी कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अगर तुम किसी वजह से परेशान हो तो मुझे बता सकती हो, मगर नहीं, तुम तो पता नहीं किसके ख्यालों में खोई रहती हो। अब मैं हार गई थी और मैंने भाभी से कहा कि भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ सोचते हुए मैंने भाभी से कहा था, मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। इसलिए मैंने भाभी को अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। कोई अपनी होती तो शायद मेरी बात को अपने दिल में दबा लेती, मगर भाभी तो भैया की पसंद की थी और मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि जो बात मैं भाभी को अपनी हमदर्द समझकर बता रही हूँ, भाभी उससे मेरी कमजोरी बताकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। भाभी कहने लगी कि हाँ हाँ बोलो सुमेरा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। भाभी शायद इसी इंतजार में थी। फौरन से मुझे लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई थी और मुझसे पूछने लगी। मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप पहले वादा कीजिए, आप भैया को कुछ भी नहीं बताओगी। मैंने भाभी से वादा लिया। भाभी कहने लगी कि तुम्हें जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मत बताओ। भाभी ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में कहा था और फिर उठकर वहां से जाने लगी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सबसे ज्यादा भरोसा आप पर ही है। मैंने भाभी से कहा तो भाभी थोड़े नखरे दिखाती हुई वापस से बैठ गई थी। कहने लगी, कह रही हूँ पगली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है और बहन भी कभी बहन का राज फाश करती है क्या? जो भी बात है तुम खुलकर मुझे बता सकती हो। भाभी ने मुझसे कहा तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मैंने घबराते हुए कहा कि भाभी दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाते हुए कहा था। भाभी ने चौंकते हुए कहा कि क्या? भाभी के मुंह से हैरत से निकला था। उनकी हैरानगी ठीक थी क्योंकि उन्हें मेरे साथ काफी साल हो चुके थे। मैंने आज तक कभी भी उनसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी और ना ही मेरे अंदर भाभी जैसी कोई चालाकी थी। मैं एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी जिसके मुंह से मोहब्बत के बारे में सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि जी भाभी ये सच है। मैंने झुकी हुई गर्दन और झुका ली थी। भाभी कहने लगी कि कौन है वो खुशनसीब? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। उस वक्त वो मुझे मेरी दोस्त की तरह लगी थी। मैंने उनको बताया कि हमारे घर के सामने जो लड़का रहता है वो। भाभी कहने लगी कि अच्छा, वो जनरल स्टोर वाला लड़का जो देखने में बेहद स्मार्ट है और शर्मा शर्मा कर बात करता है। मैंने शर्माते हुए कहा कि जी भाभी वही। वो कहने लगी, क्या तुम उससे बात करती हो? क्या मिलने भी गई हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं भाभी, मैं उससे बातें कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो ना मोबाइल है और ना ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ। भाभी कहने लगी, तो फिर कैसे तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? मैंने कहा कि मैं उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। उसे खिड़की से नीचे उसकी दुकान में बैठा हुआ देखती रहती थी। एक दिन उसकी नजर मेरी तरफ चली गई तो फिर उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मैं उसे देखती रहती हूँ। उसके बाद से वो भी मुझे देखने लगा। हम लोग आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे। और आपको याद है शौकत अंकल के यहाँ भी वो आया था और उसने वहां भी मुझे मुस्कुरा कर कुछ इशारा किया था। तभी से मैं समझ गई थी कि मेरी तरह उसे भी मुझसे मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि तुम सच में पागल हो गई हो। भाभी ने हंसते हुए कहा था। फिर भाभी ने मुझसे कहा कि चलो कल उस लड़के के घर चलते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं। सुना है कि उसकी माँ और वो ही उस घर में रहते हैं। मैंने झटके से भाभी से इनकार में सर हिलाया। मैंने कहा कि भाभी नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। भाभी ने तो बहुत कोशिश की थी उसके घर मुझे ले जाने की, लेकिन मेरी वजह से ना तो वो जा सकी और ना ही मैं। मगर हर दूसरे तीसरे दिन भाभी मुझसे उसके घर जाने की फरमाइश करती रहती थी। मगर एक दिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने साथ तैयार कर ही लिया था और कहने लगी कि सुना है उसकी माँ की हमेशा तबीयत खराब रहती है, चलो पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, उसकी माँ की तबीयत देखने के लिए चलते हैं। मैंने भाभी से बहुत मना किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे जबरदस्ती उसके घर ले गई। उसने मुझे अपने स्टोर से अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ देख लिया था। वो कुछ नहीं बोला था क्योंकि मेरे साथ भाभी थी। हमने उसके घर का दरवाजा बजाया और फिर हम घर के अंदर चले गए थे। घर में उसकी माँ थी। भाभी ने बताया कि हम आपके सामने वाले घर में ही रहते हैं। उसके
बाद भाभी उसकी माँ से बातें करती रही। मैं उसके घर में ही बैठी रही थी। उसे पता चल गया था कि मैं उसके घर में आई हुई हूँ, इसीलिए वो बहाने से घर के अंदर आया और मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया था। भाभी साथ की माँ से बातें करती रही और साथ ही साथ मुझे भी कोहनी मार रही थी। साथ की माँ ने बातों ही बातों में बताया कि हम यहाँ अभी कुछ दिनों पहले ही आए हैं। ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते थे, मगर उन्होंने बताया कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी जल्दी ही करना चाहती हूँ ताकि बहू घर में आ जाए और मेरी देखभाल करने लगे। ये बात सुनकर भाभी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मैं अभी शर्मा गई थी। हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। उस दिन के बाद से ही भाभी किसी न किसी बात पर साथ का नाम ले लेती और मुझे तंग करने में या छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अभी भी हम दोनों एक दूसरे को लगातार देखते ही रहते थे। मैं बस यही अफसोस करती थी कि काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी साथ से बात करती, मगर मुझे भैया से डर लगता था। अगर भैया को पता चल गया कि मेरी बातचीत साथ से होती है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन तो उनका बहुत गुस्से भरा ही होने वाला था। मुझे अच्छा लगता था जब साथ गर्दन उठा उठाकर ऊपर की तरफ मुझे देखा करता था। मैं चाहती थी कि वही मुझे प्रपोज करे, लेकिन वो भी अभी कोई बात नहीं कर रहा था। ना जाने हम दोनों के नसीब में क्या लिखा हुआ था। क्या हम दोनों एक दूसरे को देखकर ही गुजारा करते। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अभी तक साथ ने अपना किराना स्टोर नहीं खोला था। ये सब देखकर मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब उसकी दुकान बंद हो। वो तो हर रोज ही दुकान खोला करता था। ना जाने ऐसा भी क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान हो रही थी। सारा दिन गुजर गया था, मगर मुझे साथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने दरवाजे की तरफ जाकर साथ के दरवाजे की तरफ देखा तो उसके घर के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। वो कहाँ चला गया था। मैं इतनी बेचैन हो रही थी कि मुझे बेचैन देखकर शकील भैया कहने लगे कि क्या हुआ है बाजी, कोई परेशानी है क्या। मैं भी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। मैंने पीछे की तरफ देखा कि कहीं भाभी तो मुझे शकील भैया से बात करते हुए नहीं देख रही। मैंने शकील भैया से खामोशी से पूछा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो। वो कहने लगे कि हाँ बाजी पूछो, क्या बात है। मैंने कहा कि ये सामने वाला किराना स्टोर आज बंद क्यों है। उन्होंने कहा कि पता नहीं, सुना है कि कल रात घर में उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, शायद उन्हें अस्पताल लेकर गए हुए हैं। आपको क्या कोई काम था। मैंने कहा कि हाँ, मुझे कुछ सामान मंगवाना था। वो कहने लगे कि आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं आपको बाजार से लाकर दे देता हूँ, मगर मैंने उन्हें टाल दिया था। मुझे ऐसा लगा 1 या 2 दिन में साथ वापस आ जाएगा, मगर 2 दिन गुजर गए थे, वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन गुजरते हुए दिनों के साथ मैं अपने भाई के अंदर बहुत बदलाव देख रही थी। भैया मुझसे बहुत उखड़े उखड़े से रहते थे और मुझसे कहते कि घर के अंदर ही रहा करो, ज्यादा घर से बाहर मत निकला करो। वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे। वो तो ये बात अच्छे से जानते थे कि मैं घर से ज्यादा बाहर जाती ही नहीं थी। कई दिनों तक मैंने भैया का इसी तरह से रवैया बर्दाश्त किया था। एक दिन तो भाभी ने भी मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भैया को साथ और तुम्हारे बारे में पता चल गया है। मैंने कहा कि भाभी, उनको ऐसे कैसे पता चल सकता है, इस बारे में तो सिर्फ आप और मैं ही जानते हैं। मैंने परेशानी से कहा तो भाभी कहने लगी कि अच्छा परेशान मत हो, अगर ऐसी वैसी कोई बात भी हुई तो तुम्हारे भैया मुझसे बात जरूर करेंगे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी। भैया तो हमेशा गुस्से में रहने लगे थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। और भाभी थी कि भैया के रवैये पर मुझे डांटती रहती थी, कहती थी कि ये तुमने कैसा तमाशा लगाया हुआ है, तुम्हारी वजह से घर का सारा माहौल डिस्टर्ब हो गया है, तुमने अगर कोई ऐसा वैसा काम किया है तो बता दो। तुम्हारे भैया हमेशा गुस्से में रहने लगे हैं, कोई तो बात है जो उन्हें इतना गुस्सा आता है। वो पागल तो नहीं है जो बेवजह ही घर का माहौल खराब करते रहेंगे। भाभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। भाभी मुझ पर ही किस तरह का इल्जाम लगा रही थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था और फिर कई दिनों से तो साथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भाई और भाभी के बीच ना जाने किस बात पर झगड़ा रहने लगा था। झगड़ा हमेशा भाभी ही शुरू करती थी। मैं काफी कोशिश करती थी कि घर का माहौल खराब ना हो, लेकिन वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। उन दोनों के झगड़े के बीच मैंने कई बार भैया को भाभी से कहते हुए सुना था कि मैं जल्द से जल्द सुमेरा की शादी कर दूंगा, उसके लिए रिश्ता तलाश कर तो रहा हूँ। ये सब सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। इधर मैं ना जाने कितने दिनों से साथ का इंतजार कर रही थी। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर भी नहीं था जो मैं उसको कॉल करके सब कुछ बता देती। हफ्ता भर होने को आ गया था, मगर साद अभी तक अपने घर वापस नहीं आया था। एक दिन जब भैया घर आए तो भाभी को खुशखबरी सुनाने लगे। कहने लगे कि आज लड़के वाले सुमेरा को देखने के लिए आ रहे हैं, बस दुआ करो कि ये रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर हैं। मरने से पहले मैंने मामा और पापा से वादा किया था कि मैं सुमेरा की शादी किसी अच्छे खानदान में करवाऊंगा, जहाँ पर हमारी सुमेरा बहुत खुश रहेगी। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वादा पूरा हो जाए। भैया ने शकील भैया से नाश्ता लाने के लिए कहा था और कहा था कि किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस दिन भैया ऑफिस नहीं गए थे। भैया ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, बस उन्होंने भाभी से कह दिया था कि इसे अच्छे से तैयार कर देना, ये उन लोगों को पसंद आ जानी चाहिए। अगर ये आज इनको पसंद आ गई तो इसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सब सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। जब भैया ने उनको बताया कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं तो भाभी के होश उड़ गए थे। भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि अब क्या होगा, तुम्हारी और साथ की मोहब्बत तो अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा भाभी, मुझे भैया के गुस्से से बहुत डर लग रहा है, भैया मुझसे क्यों नाराज हैं। भाभी कहने लगी क्या पता उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया हो। मैंने कहा लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे भैया घर में है, इस बारे में ज्यादा बात मत करो। शाम के टाइम पर लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए थे और उन्होंने मुझे फौरन ही पसंद कर लिया था। वो लोग बड़ी सी गाड़ी में आए थे और मुझे ढेर सारे पैसे भी दे गए थे। शादी का
भी उन्होंने जल्द ही कहा था। लड़का अमेरिका में एक बहुत अच्छी जॉब करता था और शादी के बाद मुझे भी वो अपने साथ अमेरिका ही लेकर जाने वाला था। लड़का देखने में बहुत ही अच्छा था। भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। भैया को इतना खुश देखकर मैंने अपने दिल से साथ का ख्याल निकाल दिया था, क्योंकि अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा था और कहा था कि मेरी इज्जत पर दाग मत आने देना। मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा और उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। जब तक कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरा सर नीचा हो। पता नहीं भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। भाभी भैया के जाने के फौरन ही बाद मेरे पास आई और कहने लगी, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुमने अभी और इसी वक्त अपने भाई को अपनी और साथ की मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, भाभी मैं भैया से इस बारे में बात नहीं करती। उसकी और मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या हुआ, अधूरी रहे, मगर अपने भाई की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाई का सर नीचा होने देना नहीं चाहती। अगर साथ मेरी मोहब्बत के बारे में जानता और मेरे घर इज्जत से रिश्ता लेकर आता तो शायद भैया मेरी शादी उसके साथ करवा देते। लेकिन अभी हम दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, तो फिर हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? मैं शादी तो भैया की मर्जी के मुताबिक ही करूंगी। ये कहकर मैंने भाभी की बोलती बंद कर दी थी, लेकिन भाभी बार बार मुझे साथ की मोहब्बत का वास्ता दे रही थी और यही कह रही थी कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, इस तरह तुम्हारी मोहब्बत बच जाएगी। लेकिन मैंने भाभी को मना कर दिया था और कहा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शादी वैसे तो 1 महीने बाद की तय हुई थी, लेकिन अगले ही हफ्ते मेरा जिस लड़के के साथ रिश्ता तय हुआ था उसको अमेरिका जाना था। उसके घर वालों ने आकर बात की कि हम लोग सादगी से अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा बेटा अपनी बीवी के साथ अमेरिका जाना चाहता है, इसलिए हम उनकी शादी में देर नहीं कर सकते। भैया को भी इस बात से कोई इतराज नहीं था। वो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। ये सब भाभी से हजम नहीं हो रहा था। भाभी बार बार मुझसे यही कह रही थी कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। भाई और शकील भैया ने मिलकर घर में जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर ली थी। 2 दिन में ही मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया गया था। लेकिन मेरी शादी से 1 रात पहले शकील भैया अचानक कहीं गायब हो गए। मैं खिड़की में खड़ी बार बार साथ की दुकान को देख रही थी कि ना जाने वो अपनी माँ को लेकर कहाँ चला गया था। मेरी शादी का वक्त आ गया, मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया था। मेरे ससुराल से कुछ मामूली से लोग और मेरा दुल्हा भी आ गया था। मेरे ससुराल वालों का कहना था कि 1 महीने बाद वो लोग रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। अभी वो सिर्फ मुझे रुखसत करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी, मगर मेरे दिल में अभी भी साथ की याद बसी हुई थी। भाभी ने मुझे कमरे में ही रहने के लिए कहा था। शादी में हमारे सिर्फ कुछ खास मेहमान ही आए हुए थे। भाभी मुझे अपने साथ स्टेज पर लेकर आ गई थी। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। भाभी बिल्कुल ठीक तरीके से मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर लेकर आ रही थी, जब अचानक उन्होंने मुझे जोर से भैया के ऊपर धक्का दिया। भैया ने मुझे झट से पकड़ लिया था। भैया ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है और ये तुम क्या कर रही हो? सारे मेहमान मुझे गौर से देखने लगे थे। भाभी की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो भैया से कहने लगी कि तुम अपनी बहन को संभालो, तुम्हारी बहन घर से भागने की तैयारी कर रही थी। मैंने भाभी को चौंक कर देखा। मैंने कहा कि भाभी ये आप मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रही हो? वो कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ इसके कमरे में। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सीधी सादी बहन की हकीकत बताती हूँ। वहाँ पर मौजूद सारे ही लोग दंग रह गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। भैया बार बार भाभी से कह रहे थे, तुम क्या कह रही हो, खामोश हो जाओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मगर भाभी भैया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें मेरे कमरे में ले गई। मैं और सारे ही लोग भाभी के पीछे पीछे कमरे में चले गए थे। भाभी ने कहा कि ये देखो तुम्हारी बहन के कमरे में रस्सी पड़ी हुई है और ये देखो तुम्हारी बहन का बैग। भाभी ने एक बैग उठाते हुए कहा। भैया कहने लगे कि ये सब क्या है? भाभी ने कहा, ये सब तुम्हारी बहन की यहाँ से फरार होने की चीजें हैं। इस रस्सी को बांधकर ये यहाँ से लटक कर भागने वाली थी और ये बैग इसके कपड़ों का बैग है। और तुम जानते हो कि ये किसके साथ भागने वाली थी? ये शकील के साथ भागने वाली है। शकील पहले ही यहाँ से चला गया और इसने उसके साथ प्लानिंग की है कि उसके साथ भाग जाएगी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ना जाने इन दोनों के बीच ये सब कुछ कब से चल रहा था। तुम्हारी बहन तो काफी वक्त से मेरी आंखों में धूल झोंक रही है, मगर आज जब मैंने उसे ये सामान भरा बैग तैयार करते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि बदनामी की कालक हमारे मुंह पर लगाकर जाने वाली है। मैं भैया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि भाभी झूठ बोल रही है। वहाँ पर मौजूद सारे ही मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे और मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। भैया ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम ठीक कहती थी कि तुम्हें सुमेरा पर शक रहता है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने कहा, भैया भाभी झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शकील भैया को तो मैं अपना भाई मानती हूँ। भैया मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे झंझोड़ कर कहा कि तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी, अब शादी करो और यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त लड़के की माँ और बाप कहने लगे कि नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की की शादी अपने बेटे के साथ नहीं करेंगे। लड़के ने भी अपनी माँ से कहा कि मामा पापा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। मेरे भैया उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते रह गए थे, मगर उन लोगों ने भैया की एक न सुनी
और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करके वो वहां से चले गए थे। मेरी बारात वापस लौट गई थी। मेरे पास रोने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कोई ऐसा सबूत नहीं था जो मैं भैया को दिखा सकती। लेकिन उन सब के जाने के बाद भैया ने मुझ पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसाए थे। मैं भाभी से कह रही थी कि भाभी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाभी कहने लगी कि तुम हो ही बदकिरदार, हमारे घर में रहोगी तो हमारी इज्जत खराब कर दोगी। उन्होंने अपने शोहर से कहा कि इसे अभी और इसी वक्त घर से निकाल दो। मैंने भैया के आगे हाथ जोड़े। मैं बहुत रो रही थी मगर भैया को कोई असर न हुआ। भैया कहने लगे कि आज तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। भैया ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरी लाख चीखने चिल्लाने पर भी कोई असर नहीं हुआ था। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। सारे आसपास के लोग भी ये तमाशा खड़े हुए देख रहे थे। मैं दुल्हन के जोड़े में ही घर से निकल आई थी। मुझे नहीं पता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा खेल खेलने वाली है। चलते चलते मैं सड़क पर आ गई थी। मैं तो ज्यादा रास्तों को भी नहीं जानती थी। सड़कों पर चलते चलते मुझे रात का वक्त हो गया था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कोई मेरे दर्द को समझने वाला नहीं था। इसीलिए मैं सड़क के किनारे ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये रात मैं कहाँ गुजारूं। इतने में ही एक जवान लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि बहन तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। मैंने कहा यही मेरी मंजिल है, मेरी किस्मत खराब है, मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ। वो कहने लगी कि बहुत दुखी नजर आ रही हो, क्या वक्त की सताई हुई हो। मैंने कहा कि नहीं, वक्त की सताई हुई नहीं हूँ बल्कि अपनों की सताई हुई हूँ। उसने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे कपड़े देखकर भी वो समझ गई थी कि मैं एक ऐसी दुल्हन हूँ जो दुल्हन बनने से पहले ही उजड़ गई। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद अफसोस किया और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं भी एक ऐसी ही लड़की हूँ। मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ की काफी सारी लड़कियां एक एनजीओ में काम करती हैं। हमें वहाँ पर रहने की जगह भी मिलती है, हमें वहाँ पर मजबूत बनाया जाता है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वहाँ पर रह सकती हो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियों को इस टैलेंट के जरिए कामयाब बना सकती हो। फिलहाल तो मुझे रात गुजारने के लिए किसी महफूज छत की जरूरत थी, इसलिए मैं उस लड़की के साथ चली गई थी। वो मुझे अपनी एनजीओ ले गई थी। वहाँ जाने के बाद मैं फटी फटी नजरों से वहाँ की लड़कियों को देख रही थी। मैंने देखा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही यतीम लड़की नहीं हूँ। मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो माँ बाप के बगैर एनजीओ गर्ल्स हॉस्टल जैसी जगह पर अपना गुजारा कर रही हैं। उस लड़की ने मेरी बातचीत वहाँ की वार्डन से करवा दी थी और इस तरह मैंने उस एनजीओ में रहना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनमें कोई ना कोई हुनर था और जिनमें कोई हुनर नहीं था उन्हें सिखाया जाता था। मुझे वहाँ पर रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी और सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे अपनी किस्मत पर हो रहा था। फिर इसी तरह से मुझे वहाँ रहते हुए 1 महीना गुजर गया और कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा इस दुनिया में भी कोई है। मैंने पहले यहाँ आकर अपने आप को मसरूफ कर लिया था मगर मेरा ध्यान बार बार सब लोगों पर जा रहा था। कई दिन वहाँ रहने के बाद मुझे वहाँ की आदत हो गई थी। मैं वहाँ पर सारे काम करने लगी थी। हम लड़कियों को वहाँ पर अच्छा खाना दिया जाता था। एक दिन मुझे वार्डन ने कहा कि सुमेरा आज राशन आने वाला है, अभी एक लड़का रक्शे में राशन लेकर आएगा। उन्होंने मेरे हाथ में राशन की लिस्ट पकड़वाई और कहने लगी कि सारा राशन चेक करके अंदर रखवा देना। मैं वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद एक रक्षा रुका और एक लड़का उसमें से उतरकर राशन का सामान नीचे उतारने लगा था। जब अचानक मेरी नजर उस लड़के पर गई तो मैं हैरान रह गई थी क्योंकि सामने रक्शे से सामान उतारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि साथ था। उसकी नजर भी मुझ पर चली गई थी। वो तो जैसे मुझे देखकर सब कुछ भूल गया था। उसने सामान वहीं फेंक दिया और वो झट से मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो, तुम कहाँ चले गए थे। मेरी नजरें तुम्हें ना जाने कब से तलाश कर रही थी। वो कहने लगा कि दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं उनको लेकर कराची शहर चला गया था और वहाँ पर मुझे उनका इलाज करवाने में काफी दिन लग गए। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरी नजर तुम्हारे कमरे की खिड़की से नहीं हट रही थी क्योंकि तुम मुझे वहाँ नजर ही नहीं आ रही थी। मैं बार बार तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने जब आसपास के लोगों से तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की थी लेकिन तुम्हारी बारात वापस लौट गई और फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मगर अब वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा है। वही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें काफी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे भैया मुझे क्यों तलाश कर रहे हैं। भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें आंखों ही आंखों में इशारे करता था, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने ही वाला था लेकिन मेरी माँ की तरफ से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई थी। उनको अस्पताल में दाखिल करवाना बहुत जरूरी था। मुझे काफी वक्त लग गया। वहां से आकर मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे भाई को भी मिल गया क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और तुम्हें हर तरफ तलाश कर रहा है। तुम्हारे घर का वो नौकर जिसको लेकर तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बदनाम किया था, वो कुछ दिनों बाद जब तुम्हारे घर आया तो तुम्हारे भाई ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो उसे मारता पीटता घर से बाहर तक लेकर आ गया था। घर के बाहर काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो उसे बार बार कह रहा था कि अब तू यहाँ पर क्या लेने आया है। वो बेचारा नौकर रो रो कर कह रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर लोगों ने बीच बचाव किया। उस नौकर ने बताया
कि आप मुझे बेफजूल में मार रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। तब तुम्हारे भाई ने बताया कि तेरा और मेरी बहन का काफी वक्त से अफेयर चल रहा था, तू उसे घर से लेकर भागना चाहता था ना, तूने तो उसे शादी भी कर ली होगी, अब क्या लेने आया है यहाँ पर। उस नौकर ने तो ये सुनकर अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। वो कहने लगा कि असद भैया आप ये क्या कह रहे हैं, सुमेरा बाजी मेरी बहन की तरह है, वो मुझसे उम्र में छोटी थी लेकिन मैं फिर भी उसको बाजी कहकर पुकारता था। तुम्हारे भैया ने कहा तो फिर तू कहाँ गायब हो गया था, तू पहले ही घर से चला गया था और बाद में तूने मेरी बहन को भगाने के लिए कहा था ताकि मैं तुझे पकड़ ना लूं। वो कहने लगा कि असद भैया मैं क्यों आपके घर से भागने लगा, ना तो मैं सुमेरा बाजी को घर से भगाने वाला था और ना ही मैं खामोशी से आपके घर से भागा था, बल्कि मैं तो सुमेरा बाजी की शादी से एक रात पहले भाभी जी को सब कुछ बता कर गया था। उधर गांव में मेरे अब्बू जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मैंने भाभी से वहां जाने के लिए कुछ पैसे भी लिए थे और तो और मैंने भाभी को बताया भी था मुझे वापस आने में 1 महीना लग सकता है क्योंकि मेरी बहन की भी शादी थी। मैं तो 15 दिन बाद गाँव जाने वाला था, मगर अब्बू जी की तबीयत बिगड़ने की वजह से सुमेरा बाजी की शादी से 1 दिन पहले ही मैं अपने घर चला गया था। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे गाँव फोन करके पूछ सकते हो। तुम्हारे भाई ने जब तुम्हारी भाभी की तरफ देखा तो वो घबराने लगी थी और उसके चेहरे की घबराहट देखकर तुम्हारा भाई समझ गया था कि उसने उससे झूठ बोला है। तुम्हारे घर का नौकर भी बार बार कह रहा था कि भाभी सच बात क्या है बताओ, मगर तुम्हारी भाभी कह रही थी कि ये नौकर झूठ बोल रहा है। नौकर ने ये बात साबित कर दी कि वो अपने गाँव ही गया था और उसका तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। तुम्हारा भाई अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा कि इस झूठी मकार औरत की वजह से मैंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और उनसे कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारी भाभी ने सारी सच्चाई उगल दी और उसने कहा कि वो शुरू से ही तुमसे जलन रखती थी, तुम्हारा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों करता था और फिर तुम्हारा रिश्ता अमीर घर से आ गया, उसे और ज्यादा जलन होने लगी। उसने सोचा कि जो सब कुछ इस घर में आने के बाद मुझे हासिल नहीं हुआ वो सब कुछ तुम भी अपने ससुराल जाने के बाद हासिल ना कर सको, इसलिए वो तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती थी। उसने तुम्हें नौकर के साथ बदनाम कर दिया। ये सब कुछ पूरा मोहल्ला सुन रहा था और इस तरह तुम्हारी भाभी को मोहल्ले वाले भी बुरा भला कहने लगे। बस तभी से तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। वो बेचारा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, वो तुम्हें तलाश कर रहा है और मैं भी तुम्हें ना जाने कब से तलाश कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर आज तुम मुझे मिल गई हो प्लीज मेरे साथ अपने घर चलो, अपने भाई को माफ कर दो। आज मेरी आंखों के सामने साथ खड़ा हुआ था और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ये 1 महीना मैंने किस तरह एनजीओ में रहकर गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। भले ही मैं यहाँ पर किसी तकलीफ में नहीं थी मगर मेरे साथ जो हुआ था उसका बोझ मेरे दिल पर था। साथ मुझे अपने साथ मेरे घर ले आया था। जब मेरे भैया को पता चला कि मैं घर वापस आ गई हूँ तो उनकी खुशी के ठिकाने न रहे थे। उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया था। वो मुझसे माफी मांग रहे थे, भाभी भी मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने उन दोनों को माफ कर दिया था। भैया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, इधर भाभी को भी पछतावा हो रहा था क्योंकि भैया ने उनको बहुत डांट लगाई थी और उनसे ये भी कह दिया था कि अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस बात से भाभी बहुत डर गई थी। भाभी को तो हमेशा यही लगता था कि भैया मुझे ज्यादा अहमियत देते हैं, तभी तो उन्होंने हम दोनों भाई बहन के बीच दरार पैदा करवा दी थी और मुझ पर मेरे ही घर के नौकर के साथ इल्जाम लगा दिया था। भाभी ने अपनी गलतियों की माफी मांग ली थी। साद ने भी भैया भाभी को अपने और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। साद ने कहा था कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भैया के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मैं वापस लौट कर आई थी, इसलिए भैया को साद की बात का बुरा नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद साद अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया था। भैया ने मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। भैया भाभी ने शकील भैया के सामने भी शर्मिंदगी जाहिर की थी और उनसे भी माफी मांगी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी साद के साथ हो गई। भाभी जो करना चाहती थी उसमें वो कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मेरे भरोसे का फायदा उठाया था। उन्होंने मेरे दिल का राज जानकर मेरे भैया को मेरे खिलाफ भड़काया था, मगर सच कभी छुपा नहीं रहता। एक ना एक दिन